बांग्लादेश एक गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और इस संकट से सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ होने की बात कही जा रही है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इस तख्ता पलट के लिए अमेरिका पर शक जताया है। 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने एक मीटिंग में व्हाइट मैन के ऑफर का जिक्र किया था। उनका कहना है कि लंबे समय से हसीना को सत्ता से हटाना चाहता था अमेरिका। विशेषज्ञ तख्ता पलट के पीछे उसी की भूमिका देख रहे हैं। दुनिया के कई देशों में यूएस एड की मदद से अमेरिका पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगता रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किस समय से अमेरिका को खटकने लगी थी। अमेरिका की वो कौन सी मांग थी जिसे हसीना ने ठुकरा दिया था और क्यों बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार पाकिस्तान और अमेरिका के लिए सिरदर्द का कारण बन रही थी। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बांग्लादेश के पीछे हो रहे विद्रोह के पीछे के आरक्षण को वजह बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये हसीना के तानाशाही रवैये के चलते हुआ, तो कोई कहता है कि ये अंदरूनी साठगांठ का परिणाम है। पर जिस मुद्दे पर अभी बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया है वो एक गंभीर साजिश है। एक ऐसी साजिश जो बंद कमरे में कुछ खुफिया एजेंसीज के दफ्तरों में रची गई और टारगेट थी शेख हसीना और उनकी सरकार जो पिछले 2 दशकों से वहां सत्ता पर काबिज थी। अब सवाल ये उठता है कि हसीना को सत्ता से बाहर करने पर सबसे बड़ा फायदा किसका है? घूम फिर कर जवाब मिलता है अमेरिका। पर फिर एक सवाल, बांग्लादेश में ना ही तेल का भंडार है और ना ही यूरेनियम का, ना ही ऐसी संपदा, फिर बांग्लादेश से अमेरिका को क्या ही चाहिए होगा? आज के इस रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। पर इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर भारत के G20 समिट की है जिसमें भारत ने बांग्लादेश को बुलाया था। इस सेल्फी का इस पूरे मामले में बहुत अहम किरदार है और ये हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। सवाल है कि क्यों भारत ने बांग्लादेश को इस समिट में न्योता दिया जबकि बांग्लादेश तो इस ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है? जवाब हम आपको देते हैं। इसका कारण है भारत के लिए बांग्लादेश एक क्षेत्रीय केंद्र है जो नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन को जमीन और समुद्र दोनों के जरिए जोड़ता है। इसलिए नई दिल्ली बांग्लादेश में निवेश करके क्षेत्रीय लचीलापन बनाना चाहता है और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती नजदीकी को संतुलित कर सके। भारत के दृष्टिकोण से बांग्लादेश को अपनी नेबर फर्स्ट नीति का केंद्र बिंदु बनाना समझ में आता है। म्यांमार के साथ बांग्लादेश की सीमा देश को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल के रूप में स्थापित करती है और बंगाल की खाड़ी में इसका स्थान इसे हिंद महासागर में एक तटीय राज्य बनाता है जो वैश्विक व्यापार की बढ़ती मात्रा को वहन करता है। अब आपको ले चलते हैं साल 2001 में, जब सुपर पावर अमेरिका ने बांग्लादेश के एक आइलैंड यानी सेंट मार्टिन आइलैंड पर सैन्य बेस बनाने की मांग बांग्लादेश के सामने रखी। आप इस मैप पर एक नजर डालिए। इस मैप को देखकर आपको पता चलेगा कि अगर अमेरिका को यह आइलैंड मिल जाता तो वो ना सिर्फ चीन बल्कि पूरे साउथ एशिया पर अपनी नजर जमा सकता था। पर हसीना ने अमेरिका के सपने पर पानी फेर दिया और इस मांग को ठुकरा दिया। आपको बता दें कि ये आइलैंड म्यांमार से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना ही नहीं, साल 2024 में तो हसीना ने सरेआम खुल्लम खुल्ला पूरे विश्व के सामने ये कह दिया था कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पर हवाई पट्टी और एयरबेस बनाना चाहता है और इस आइलैंड को ईसाई स्टेट बनाना चाहता है। ये बात अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी। हसीना का G20 बैठक में होना भी अमेरिका को इसलिए चुभ रहा था। सोने पे सुहागा था बांग्लादेश में लगातार हो रहा चीन का इन्वेस्टमेंट जो पहले ही अमेरिका को खटक रहा था। अब इस खेल में एंट्री होती है एक नए किरदार की जिसका नाम है डोनाल्ड लू। वैसे तो इनका ऑफिशियल टाइटल है स्टेट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी, पर इनकी महारत है रेजिम चेंज, सरकारों की उलट पुलट। डोनाल्ड इस समय अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी और सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी दहशत का अंदाजा कुछ इस प्रकार लगाया जा सकता है कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव के समय वो भारत में थे और भारतीय खुफिया एजेंसीज के पसीने छूटने लगे थे। भारत को ऐसे मामलों को डील करना आता है क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जाने ही चाणक्य के नाम से जाते हैं और फिर विदेश मंत्री S जयशंकर भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। पर बांग्लादेश इस जाल में फंस गया और बुरी तरह फंस गया। अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड वाली बात से नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई हैं तो उसने कहना शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव
चुनाव कराए। कमाल की बात यह रही कि अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिरते और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आया था। उसी अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। अब बात करते हैं उस सेल्फी की। इस मीटिंग के बाद हसीना और बाइडेन ने साथ में सेल्फी ली। इस सेल्फी के पीछे शेख हसीना की बेटी भी दिखाई दे रही है। ये सेल्फी शेख हसीना के लिए संजीवनी बूटी थी। दरअसल शेख हसीना लंबे समय से चुनाव को लेकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का विरोध झेल रही थी। इस सेल्फी से पहले तक बांग्लादेश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका से ज्यादा पास कौन है, शेख हसीना की आवामी लीग या प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। सवाल ये है कि बहस आगे बढ़ी कैसे। 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने थे। उसके पहले अमेरिका ने एक बयान जारी किया है। उसे बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव होने की चिंता है। इसको देखते हुए अमेरिका ने पहला काम किया कि बांग्लादेश के RAB यानी रैपिड एक्शन बटालियन पर सेक्शन लगा दिए। ये साल 2021 की बात है जब RAB बांग्लादेश की सबसे एलिट फोर्स है जो आतंक रोधी कार्यवाहियां करती है। इसकी RAB ने कई मौकों पर ऐसे उग्रवादी संगठनों को खत्म किया है जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते थे, लेकिन इसे RAB पर यह भी इल्जाम लगे कि इसने भरी दोपहरी लोगों को गायब करवा दिया, लोगों को बिना किसी पूछताछ के मार गिराया। यह भी कहा गया कि सारी कार्रवाई शेख हसीना के कहने पर हो रही है। फिर साल 2023 में शेख हसीना के साथ सेल्फी खींचने के बाद अमेरिका ने एक और पत्ता फेंक दिया। उसने बांग्लादेश के कुछ वर्ग के लोगों पर वीजा बैन लगाना शुरू कर दिया। कारण वही, चुनाव फ्री और फेयर होना चाहिए। जिन पर बैन लगाया गया उसमें सत्ताधारी पार्टी, सरकार और विपक्ष के नेता शामिल थे। मजे की बात तो यह है कि जिस समय अमेरिका बैन लगा रहा था उस समय संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शेख हसीना खुद अमेरिका में थी और इस पूरे फसाद की जड़ था वो छोटा सा टापू सेंट मार्टिन आइलैंड। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश के बगल में बसे हुए म्यांमार में लंबे समय से सैन्य संघर्ष चल रहा है। सेना और उग्रवादियों के बीच खूनी युद्ध चल रहा है और ऐसे म्यांमार के इस सेंट मार्टिन आइलैंड से दूरी 8 किलोमीटर की है और इस आइलैंड को लेकर म्यांमार भी वही बदमाशी करता आया है जैसे चीन लद्दाख या अरुणाचल को लेकर करता है। म्यांमार अक्सर इस टापू को अपने आधिकारिक नक्शे में ऐसे दिखाता है जैसे टापू म्यांमार की प्रॉपर्टी हो। बांग्लादेश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और आपसी बातचीत से समस्या को सुलझाता रहा, लेकिन साल 2023 से स्थिति असामान्य हो गई। म्यांमार ने इस आइलैंड पर फायरिंग शुरू कर दी। आइलैंड पर आने जाने वाली नावों पर गोली दागने लगे, लिहाजा बांग्लादेश ने इस आइलैंड पर नाव और हवाई जहाज भेजना काफी कम कर दिया। इस आइलैंड पर खाने पीने के सामानों की दिक्कत हो गई थी। इस आइलैंड को लेकर बांग्लादेश म्यांमार से जूझ ही रहा था, तभी अमेरिका ने भी इस आइलैंड पर एक बार फिर अपनी नजर गड़ाई। अमेरिका ने बांग्लादेश पर दबाव डालना शुरू किया कि वो ये आइलैंड अमेरिका को दे दे, जिस पर अमेरिका एक सैन्य बेस का निर्माण करेगा। वैसे अमेरिका की कोई नई मांग नहीं थी। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तब भी जनरल अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया था। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से 3-4 मौकों पर यह बड़ी खबर उड़ी थी कि अमेरिका इस आइलैंड पर बेस बनाना चाहता है। ये खबरें बाहर भी नहीं आती अगर शेख हसीना ने मई 2024 में इशारे में ना बोला होता कि गोरी चमड़ी वाले एयरबेस हवाई पट्टे मांग रहे हैं। दरअसल वो लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक ईसाई स्टेट बनाना चाह रहे थे। वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका को यह बात तब से ही चुभ गई और उसने हसीना को सत्ता से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। और इस सारे घटनाक्रम के बीच कुछ कहानियां सामने आई। पहली, अमेरिका सरकार के सचिव डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश के एक के बाद एक 3 दौरे किए। दूसरा है कि आखिरी दौरा मई के महीने में हुआ जिसमें लू बांग्लादेश के अलावा भारत और श्रीलंका भी है। तीसरा कि CIA ने बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए 2 उग्रवादी संगठनों से साठगांठ की, एक कुकी चीन नेशनलिस्ट फ्रंट और दूसरा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम। और एक दिन खबर आई कि अमेरिका की बात ना मानने वाली लेकिन चुनावी धांधली करने वाली शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश की सड़कों पर पागल भीड़ दौड़ रही है। और उसके बाद से क्या कुछ हुआ ये आपके सामने है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UB न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।